ड्रामे की स्टार्टिंग में शाओ फैमिली का वारिस जैन मंदिर में पहुंचता है। उसकी एंगेजमेंट पहले से लैंग फैमिली की बेटी से हो चुकी थी, इसलिए वो पूछता है कि क्या चंद्रमास के 8वें महीने की आखिरी तारीख शादी के लिए सही रहेगी। पूजा के बाद जब अगरबत्ती जलाई जाती है तो एक बहुत बुरा संकेत सबके सामने आता है। पंडित जी घबरा कर कहते हैं कि इशारा साफ है, आप और मिस लैंग की जोड़ी शादी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली बहुत ही अशुभ है। जिस औरत से आप शादी करेंगे उसकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो कंपास देखकर कहते हैं कि किस्मत में साफ लिखा है कि आपकी वजह से आपकी वाइफ और बच्चे दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर मिस लैंग मां बन गई तो उनके और उनके बच्चे के साथ खूनी हादसा हो सकता है। शाओ फैमिली के लोग कहते हैं कि दोनों बड़ी परिवारों की शादी का रिश्ता इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है। हमारे घर का वारिस बिना औलाद के नहीं रह सकता। जैन की ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, मिस लैंग ने ही तो पहले जैन की जान बचाई थी। दोनों घरों का रिश्ता बहुत पहले से ही तय था। वो लोग पंडित जी से कहते हैं कि कोई रास्ता बताइए। तब पंडित जी कहते हैं कि हल तो है लेकिन आसान नहीं। अगर इस दोष को हटाना है तो पहले एक वाइफ और उसके बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। तब जैन उनसे कहता है कि मैं पहाड़ से नीचे उतरकर किसी और औरत से शादी करूंगा और उसका बच्चा पैदा करूंगा। जब वो वाइफ और बच्चा दोनों मर जाएंगे तो ये दोष खत्म हो जाएगा क्या, और क्या मैं उसके बाद लैंग से शादी कर सकता हूँ। तब पंडित जी सर हिलाकर हाँ कह देते हैं। वो समझाते हैं कि ये विधि इंसान के खून से जुड़ी हुई है, इसलिए फैसला करने से पहले मिस लैंग के बारे में अच्छी तरह सोच लीजिए। जैन कहता है कि उसने मेरी जान बचाई थी, मैं उससे शादी करने के लिए कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। तब पंडित जी उसे बताते हैं कि जिस लड़की की कलाई पर लाल धागा बंधा होगा वही तुम्हारी किस्मत वाली पत्नी होगी। सेक्रेटरी जैन से कहता है कि लाल धागे वाली बात घर के किसी आदमी ने लीक कर दी है। अब पूरे शहर को इस बारे में पता चल चुका है। सड़क पर जितनी भी लड़कियां हैं सब कलाई पर धागा बांधकर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हैं। अब हम असली किस्मत वाली लड़की को कैसे ढूंढेंगे। तभी एक लड़की साइकिल से उनकी कार से टकरा जाती है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है। ड्राइवर कहता है कि क्या तुम देख कर नहीं चला सकती थी। लड़की कहती है कि सॉरी, आज मेरा कॉलेज का एग्जाम है और मुझे बहुत जल्दी थी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक उधार की चिट्ठी लिख देती हूँ। तब जैन उसकी कलाई पर बंधा हुआ लाल धागा देख लेता है। वो लड़की से कहता है कि कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें एग्जाम सेंटर छोड़ देता हूँ। लड़की खुश होकर कहती है कि थैंक यू, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। फिर जैन उसकी इंफॉर्मेशन निकालता है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम शू है ना, तुम एक बहुत ही तेज स्टूडेंट हो जिसे बचपन में उसके पेरेंट्स छोड़ गए थे और तुम्हारी परवरिश तुम्हारी दादी ने की है। अपनी अंधी और बीमार दादी की देखभाल के लिए तुमने 2 सालों तक पढ़ाई छोड़ दी थी, अब तुम इस साल एग्जाम दे रही हो। तब शू हैरान होकर पूछती है कि आप ये सब कैसे जानते हो। फिर अचानक उसे कुछ गलत लगने लगता है। वो घबराकर चिल्लाती है कि जल्दी से गाड़ी रोको, मुझे अभी उतरना है। वो डर के पूछती है कि ये तो एग्जाम हॉल का रास्ता नहीं है, आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जैन बोलता है कि तुम्हारा एग्जाम शुरू होने में अभी 20 मिनट बाकी हैं, पहले मेरे साथ मेरे सर्टिफिकेट ले लो। शू कहती है कि मैं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैं तो आपको जानती तक नहीं, फिर ऐसे कैसे आपसे शादी कर लूँ। जैन कहता है कि तुम्हें बस इतना समझना है कि आज से तुम मेरी लीगल वाइफ हो। शू कहती है कि अगर तुमने मुझे बाहर नहीं जाने दिया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। जैन कहता है कि अगर तुम लीगल तरीके से काम नहीं करना चाहती तो मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं। तब शू गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है, जिस पर जैन उसे पकड़कर उसकी दादी के पास ले आता है जो सड़क के किनारे कैंडी बेच रही थी। जैन गन निकाल कर उसकी दादी से कहता है कि मुझे कैंडी चाहिए। तब उसकी दादी मुस्कुराकर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सबसे मीठी कैंडी दूंगी। जैन कहता है कि आपकी कितनी उम्र हो गई है और आंखों से ठीक से देख भी नहीं सकती, फिर आप ये काम क्यों कर रही हो। दादी कहती है कि मेरी पोती पढ़ रही है, वो हर एग्जाम में पूरे स्कूल में टॉप करती है, आज उसका सबसे बड़ा एग्जाम है, मैं बस उसकी कॉलेज फीस के लिए थोड़े और पैसे जोड़ना चाहती हूँ। ये सुन के शू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी दादी की जान बचाने के लिए जैन से शादी कर लेती है। सर्टिफिकेट लेते ही जैन पंडित के पास पहुंच जाता है। पंडित कहता है कि ये 3 जलते हुए दिए उस लड़की की 3 आत्माओं का प्रतीक है, अगर एक दिया बुझा दिया जाएगा तो उसकी एक आत्मा भी खत्म हो जाएगी। अगर तुम अपनी वाइफ के साथ शादी का रिश्ता पूरा करो और उसके प्रेग्नेंट होने पर 7वें महीने में 3 दिए बुझा दो तो तुम्हारी वाइफ की मौत हो जाएगी और तुम पर लगा हुआ दोष भी खत्म हो जाएगा। तब जैन फैसला करता है कि पहला दिया आज रात ही बुझाया जाएगा। उधर शू और उसकी दादी को विले में लाया जाता है।
शू का एग्जाम भी अच्छा गया था, लेकिन घर पहुंचते ही उसने खुद को रूम में बंद कर लिया। ना तो वो खाना खा रही है और ना ही किसी से बात कर रही है। जब जैन उसके पास आता है तो वो गुस्से में उस पर बंदूक तानकर पूछती है कि तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों की? अगर तुम बताना नहीं चाहते तो जल्दी ये शादी कैंसिल कर दो। जैन हंसने लगता है और उसे बेड पर लेटाकर कहता है और बोलता है कि मैंने कभी भी इस बंदूक में गोलियां नहीं भरी थी। और ऐसा बोल के वो उसे किस करने लगता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। तब जैन का आदमी उसे याद दिलाता है कि अब पहला दिया बुझाया जा सकता है। इसी पल से शू की जिंदगी की उल्टी गिनतियां भी शुरू हो चुकी हैं। दूसरा शू अपनी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। जैन कहता है कि तुम्हें चोट कब लगी? शू कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब? तब जैन उससे मेडिसिन लेकर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सकता हूँ, चाहे बंगला हो, लग्जरी कार हो या कोई भी महंगी चीज हो। तब शू कहती है कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले मेरी दादी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और शादी के बाद भी मेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ और मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहती हूँ। जैन कहता है पर तुम मेडिसिन की ही पढ़ाई क्यों करना चाहती हो? शू कहती है कि ये मेरा ड्रीम है, रिसर्च में एक्सपर्ट बनना। अगर साइंस में थोड़ी सी भी प्रोग्रेस हो जाए तो पूरी इंसानियत की जिंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन जैन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे बार बार पंडित की बातें याद आती हैं। उसे लगता है कि जो लड़की इतने बड़े सपने देख रही है शायद उसके पास उन्हें पूरा करने का वक्त ही ना बचे। इसके बाद पंडित जैन को बताता है कि पहला दिया बुझाने का टाइम आ गया है। लेकिन जैन के दिमाग में शू की बातें घूम रही होती हैं, उसके सपने और उसकी उम्मीदें और उसकी जिंदगी को लेकर उसका जज्बा। तभी लैंग जैन से कहती है कि मैंने सुना है तुमने अपनी नई वाइफ के साथ सुहागरात मना ली। जैन कहता है कि हाँ, पर मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। मैंने उससे किसी और वजह से शादी की है क्योंकि मेरी वजह से मेरी पत्नी और बच्चों पर मुसीबत आ सकती है। इसी वजह से जब तक इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता। लैंग उसे समझाती है कि मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी और वो तुमसे शादी करना थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी खुशी के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद हो। तब जैन को उसके बालों में लगा हुआ कैमेलिया फूल देखकर बचपन के दिन याद आते हैं जब उसने उसकी जान बचाई थी। वो लैंग से कहता है कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर वो दिया बुझा देता है। उधर शू अपनी दादी के साथ विले में टाइम स्पेंड करती है। तब घर की मैड उसे बताती है कि मिस्टर जैन ने हमें खास तौर पर हुक्म दिया था कि आपकी दादी को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये देखकर शू को लगता है कि शायद उसने जैन को गलत समझ लिया था। तब दादी उससे पूछती है कि जैन तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर करता है, जिस पर शू कहती है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैट कहती है कि उन्होंने आपसे शादी इसलिए की थी क्योंकि उनका भाग्य शापित है और सिर्फ आपका ही भाग्य इतना स्पेशल है कि सिर्फ आप ही उनसे शादी कर सकती हैं। मिस्टर जैन को बचपन से ही मनु समझा गया था। उनके माँ बाप उनकी आंखों के सामने मर गए थे। एक ज्योतिष ने उन्हें अपशकुन बताया था, इसलिए शाह फैमिली भी उन्हें बुरा समझती थी। उसे मारा पीटा जाता था और एक मंदिर में अकेला छोड़ दिया गया था। तब से उनके अंदर गुस्सा और जिद भर गई हैं। ये सब सुनकर शू को उस पर तरस आ जाता है। उसे लगता है कि जैन बुरा इंसान नहीं है, बस उसके दिल के जख्म अभी भर नहीं पाए हैं। ग्रैंडमा भी उसको समझाती है कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर किस्मत ने तुम दोनों को मिलाया है तो तुम्हें इसे संभाल कर रखना चाहिए। फिर वो मजाक में कहती है कि मैं जल्दी से अपने परपोते को गोदी में लेना चाहती हूँ। इसी बीच जैन को याद दिलाया जाता है कि पहला दिया बुझ चुका है, अब दूसरा दिया तभी बुझेगा जब शू प्रेग्नेंट हो जाएगी। उसी दिन शू को उसके सपनों का तोहफा मिलता है। जैन उसके लिए मेडिकल कॉलेज का एडमिशन लेटर लेकर आता है। तब शू खुशी से झूम उठती है। वो कहती है कि इतने बड़े प्राइवेट स्कूल में सिर्फ मार्क्स से ही एडमिशन नहीं मिलता, इसके लिए बैकग्राउंड और कनेक्शन भी होने चाहिए। तब जैन उसे बताता है कि मैं स्कूल का इन्वेस्टर हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा लिया। तब शू उससे कहती है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? मुझे पता है कि तुम बाहर से कितने भी सख्त लगो, लेकिन अंदर से तुम्हें प्यार और अपनेपन की जरूरत है। अगर फ्यूचर में हमारा बच्चा हुआ तो क्या तुम खुश होगे? तब जैन के दिमाग में साधु की बातें चल रही होती है कि जितनी जल्दी शू प्रेग्नेंट होगी उतनी ही जल्दी अगला दिया बुझाया जा सकेगा। वो शू से कहता है कि हाँ मुझे बच्चे चाहिए और वो उसे किस करने लगता है। शू घबरा कर कहती है कि मुझे अभी यूनिवर्सिटी जाना है, इसलिए कुछ साल रुकना बेटर होगा। लेकिन जैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। बाल में जैन को एक बुरा सपना आता है जहाँ शाओ फैमिली के लोग उसे मनुष्य कहकर गालियां देते थे और उसके माँ बाप की मौत का जिम्मेदार
जिम्मेदार भी उसे मानते थे। शू नोटिस करती है कि जैन ठीक से सो नहीं पा रहा। वो उसके लिए एक फूलों की पोटली लाती है और कहती है कि इसे तकिए के नीचे रखने से नींद अच्छी आती है। जब एग्जाम के दिनों में मुझे टेंशन और नींद की प्रॉब्लम होती थी तब मेरी दादी मेरे लिए ऐसी ही कैमेलिया फूल की पोटली बनाती थी। कैमेलिया का नाम सुनते ही जैन इमोशनल हो जाता है। वो पहली बार अपने दिल की बात उसे शेयर करता है कि बचपन में लोग उसे अपशगुन समझते थे और उसके मॉम डैड भी जल्दी चले गए। सब रिश्तेदार भी उसे बुरा मानते थे। इससे तन्हाई और दर्द में मैंने कई बार अपनी जिंदगी को खत्म करने का भी सोचा था। तब शू उसे तसल्ली देकर कहती है कि अब तुम्हें अकेलापन महसूस करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और शायद हमारा फ्यूचर में अपना बच्चा भी होगा। इसके बाद डॉक्टर शू से कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये खबर सुन के शू प्रेगनेंसी की रिपोर्ट जैन को सेंड कर देती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताती है कि ये प्रेगनेंसी थोड़ी रिस्की लग रही है, इसलिए तुम्हें ज्यादा रेस्ट करना होगा और हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप करवाने के लिए आते रहना होगा। उधर वही पंडित जैन को याद दिलाता है कि अब शू प्रेग्नेंट हो गई है तो दूसरा दिया भी बुझाने का वक्त आ गया है। इसके बाद शू भी मंदिर में पहुंच जाती है अपने बच्चे की सलामती की प्रार्थना करने के लिए। जब वो अगरबत्ती जलाती है तब अचानक से अगरबत्तियां टूट जाती हैं। मंदिर का पंडित घबराकर उससे बोलता है कि पूजा के वक्त अगरबत्ती का टूटना बहुत ही बुरा संकेत माना जाता है, आप और आपके बच्चे पर खूनी खतरे वाली मुसीबत आ सकती है। ये सुनकर शू डर के कहती है कि इसका क्या मतलब है। तब पंडित उसे जन्म की डिटेल मांगता है और बोलता है कि असली वजह आपके हस्बैंड से जुड़ी हुई है। जब शू ने जैन का नाम और उसकी बर्थ डेट बताई तब पंडित का चेहरा बदल गया। वो घबराकर बोला कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता और वो उसे तुरंत वहाँ से निकाल देता है। दूसरी तरफ जैन भी उसी मंदिर में था। साधु उसे दूसरा दिया बुझाने को बोलता है, लेकिन जैन के दिमाग में शू की बातें घूमने लगती हैं। ये देखकर लैंग समझ जाती है कि जैन उस लड़की के प्यार में पड़ गया है। वो उससे कहती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उससे कभी प्यार नहीं करोगे और वो रोकर कहती है कि मुझे तुम्हारी शादी या तुम्हारे बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा दिल मायने रखता है, लेकिन अब लग रहा है कि तुम्हारा दिल भी किसी और का हो गया। तब पंडित भी जैन पर प्रेशर डालने लगता है और कहता है कि फैसला करने का वक्त आ गया है, अगर शू की बलि नहीं दी गई तो तुम्हें और लैंग को इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तब जैन दिया बुझा देता है। जैन को याद दिलाया जाता है कि जब शू 7वें महीने की प्रेग्नेंट हो जाएगी तब आखिरी दिया भी बुझा दिया जाएगा, जिससे उसकी और उसके बच्चे की मौत हो जाएगी। तब जैन को एक हेयर क्लिप देखकर पुराने मोमेंट याद आते हैं। मंदिर के पास एक पुराना कैमलिया ट्री था। इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ जो भी विश मांगता है उसकी विश जरूर पूरी होती है। जैन कहता है कि अगर इस पेड़ का आखिरी फूल गिर गया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। उसी वक्त एक लड़की ने जैन के लिए दुआ मांगी थी कि उसकी जिंदगी दर्द भरी ना हो। उसने कहा था कि कैमेलिया के फूल आसानी से नहीं गिरते और उसकी जिंदगी भी एक दिन कैमेलिया के फूलों की तरह खूबसूरत खिलेगी। बाद में जैन की ग्रैंडमा ने उस लड़की को ढूंढ निकाला और वो कोई और नहीं लैंग फैमिली की बेटी थी। उसने जैन से कहा था कि उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो उसकी वाइफ बनना चाहती है। प्रेजेंट में घर लौटने के बाद शू जैन से कहती है कि डॉक्टर ने प्रेगनेंसी को थोड़ा रिस्की बताया है और मंदिर में भी अजीब संकेत मिले थे। तीनों अगरबत्तियां जलते जलते रुक गई थी। पंडित ने भी बुरा इशारा दिया था। तब जैन उसे तसल्ली देकर कहता है कि इन सब बातों को दिल पर लगाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को अरेंज करूंगा। लेकिन शू को हैरानी होती है कि मां बनने की खबर के बाद भी जैन खुश नजर नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी, लेकिन वो खुद को समझाती है कि शायद मंदिर वाली बातें सिर्फ अंधविश्वासी हो सकती हैं। जैन उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करता है और उसे इतना सोचना नहीं चाहिए। ऐसा करते करते वक्त बीतता जाता है और शू 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। आदत के मुताबिक वो डायरी में सारी बातें लिखने लगती है। तभी जैन उससे कहता है कि आज रात को शाओ फैमिली के पुराने घर में फैमिली बंकेट रखा गया है। शू कहती है कि इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हमारी शादी को इतना टाइम हो चुका है और मैंने अभी तक तुम्हारी फैमिली वालों से मुलाकात भी नहीं की। फिर जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो सेक्रेटरी जैन को बुला लेता है। जैन शू से कहता है कि तुम पहले अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इधर वही पंडित जैन से कहता है कि शू अब 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है, अब आखिरी दिया भी बुझाने का समय आ गया है। दूसरी शू बैंकेट हॉल में जाने लगती है तो कुछ लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और बिना बुलाए अंदर आने की हिम्मत कैसे कर रही हो। शू कहती है कि मैं जैन की वाइफ हूँ, आज फैमिली गैदरिंग है इसलिए मैं बड़ों से मिलने आई हूँ। तब उसे अंदर आने दिया जाता है। अंदर पहुंचकर ही उसे एक अजीब सी बात सुनाई देती है। लैंग फैमिली की बेटी
के लिए लाखों की एंगेजमेंट के तोहफे लाए गए थे। दोनों फैमिली शादी की डेट तय करने की चर्चा कर रहे थे। शू जैन की बर्थडे सुनकर घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब जैन पहले से उसका हस्बैंड है तो फिर उसकी शादी किसी और से तय क्यों की जा रही है। उसी समय उसकी नजर लैंग फैमिली की लड़की पर पड़ती है। वो सोचती है कि आखिर इस लड़की का जैन के साथ क्या रिश्ता है। तभी लैंग उसके पास आकर कहती है कि तुम जैन की वाइफ हो ना, अब तुम्हारा मिशन पूरा हो गया क्योंकि तुम 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई हो। शू कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है और जैन से तुम्हारा रिश्ता क्या है। लैंग कमेंट में बोलती है कि ये बात सिर्फ उसके और जैन के बीच की बात है, तुमको कभी कोई सच्चाई पता नहीं चलेगी। फ्लैशबैक में जब वो जैन से कहती है कि शो को खत्म करने का टाइम आ गया है, तब जैन उससे कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। लेकिन लैंग के मन में जलन गुस्सा भर चुका था। उसने सोचा कि अगर जैन खुद कुछ नहीं कर सकता तो मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगी, और वो सेक्रेटरी को शो के ऊपर झूमर गिराने को बोलती है। लेकिन तभी वहाँ जैन आकर शो को बचा लेता है और खुद वहाँ हट हो जाता है। लैंग सोचने लगती है कि शू तो बस एक मोहरा थी, लेकिन जैन उसे बचाने के लिए इस हद तक जा रहा है। कुछ देर बाद शू सीधे जैन से पूछती है कि उसने पुराने घर में बड़ों को उसकी और लैंग की शादी की बातें करते सुना था। जैन कहता है कि तुमने गलत सुना, मैं और लैंग तो सिर्फ बचपन के दोस्त हैं। सू कहती है कि अगर तुम दोनों बचपन के दोस्त थे तो तुमने उसी से शादी क्यों नहीं की। जैन कहता है कि मेरी जिंदगी की कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। फिर कुछ देर बाद मिस लैंग शू को मैसेज करके बोलती है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो मैं तुम्हें पूरी हकीकत बता सकती हूँ। तब शू से कहती है कि तुमने मुझे मंदिर में क्यों बुलाया। तब लैंग उसकी फोटो पर से कपड़ा हटा देती है और कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि जैन जैसा पावरफुल आदमी तुम जैसी लड़की से प्यार करेगा। सच तो ये है कि मैं और जैन बचपन के लवर हैं और इसी साल हम शादी करने वाले थे, लेकिन एक भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल दिया। कहा गया है कि जैन की किस्मत ऐसी है कि उसकी वाइफ और बच्चे पर मौत का साया रहेगा। वो उससे कहती है कि जैन ने तुमसे प्यार की वजह से नहीं बल्कि अपने ऊपर लगे हुए शौक को तोड़ने के लिए शादी की थी। जैन बार बार तुम्हें अपनी वाइफ इसलिए कहता था ताकि तुम उसकी जगह मौत का शिकार बन सको। ये बातें सुनकर शू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर लैंग उसे 3 दिए दिखाती है और बताती है कि ये उसकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। पहला दिया तुम्हारी सुहागरात के दिन बुझाया गया था और दूसरा दिया उस दिन बुझाया गया था जब तुम प्रेग्नेंट हुई थी। अब सिर्फ आखिरी दिया ही बचा है और वो उस दिए को गिराकर बुझा देती है, जिससे शू के पेट में दर्द होने लगता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। शू की डिलीवरी के वक्त बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है जिससे डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। हॉस्पिटल में डॉक्टर जैन को उसका डेथ सर्टिफिकेट देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम पेशेंट के क्या लगते हो। तब जैन टूटे हुए दिल के साथ कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। शू की मौत के बाद भी उसकी बातें जैन के दिमाग में घूमती रहती हैं। उसे याद आता है कि शू हमेशा उससे कहती थी कि अब वो कभी अकेला नहीं रहेगा, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। ये यादें जैन को अंदर से तोड़ देती हैं। तब असिस्टेंट उससे कहता है कि जब आप बेहोश थे तब आपकी वाइफ की दादी नहीं चाहती थी कि मैडम को शाह फैमिली की कब्रिस्तान में दफनाया जाए, इसलिए वो बॉडी को अपने साथ ले गई। लेकिन जैन पर किसी भी बात का असर नहीं होता। उसे वहाँ शू की डायरी मिलती है जिसमें लिखा था कि आज मेरा 7वां बर्थडे है, मेरी दुआ है कि मैं और मेरी दादी हमेशा सुकून से रहें। लेकिन वहाँ मैंने एक और विश नोट देखा, उसमें लिखा था कि आखिरी कैमिला फूल गिरने वाला दिन उस इंसान की मौत का दिन होगा। मुझे लगा कि उस इंसान की जिंदगी बहुत ही मुश्किल रही होगी, इसलिए मैंने अपनी विश बदल दी। मैंने दुआ मांगी कि वो आखिरी फूल कभी ना गिरे और उस इंसान की जिंदगी हमेशा खिलती रहे। अब जैन को ये पता चल गया था कि जिस लड़की ने सालों पहले उसके लिए विश मांगी थी वो लैंग नहीं बल्कि शू थी। दूसरी जैन की ग्रैंडमा कहती है कि आखिरकार वो लड़की मर गई और जैन का श्राप भी अब खत्म हो गया है। लैंग कहती है कि उस आग की वजह से ही मुझे मंदिर वाली विश मिली थी और इसी वजह से मेरी और जैन की शादी का रास्ता बना था। ग्रैंडमा कहती है कि जैन को कुछ भी पता न चले इसलिए मैंने मंदिर के लोगों को पैसे देकर चुप करवा दिया था। तब दूसरा आदमी कहता है कि अब पूरी फैमिली की पावर जैन के हाथों में है, हमें वो कोई भी फायदा नहीं लेने देता, इसलिए शादी के बाद तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी क्योंकि हम सब एक ही साइड पर हैं। तभी वहाँ जैन आकर बोलता है कि अगर तुम लोग एक ही साइड पर हो तो फिर तुम सब मेरी वाइफ के साथ ही मिट्टी में मिल जाओ, और वो उन सबको मार देता है। इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। सबको लगता है कि शो मर चुकी है
लेकिन असल में वो जिंदा बच गई थी। उसकी ग्रैंडमा रोती हुई कहती है कि मैंने अपने हाथों अपनी पोती को खुद आग में ढकेल दिया, लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि शू बच गई। फिर इसके बाद कहानी 6 साल आगे बढ़ जाती है। शू अब एक सक्सेसफुल डॉक्टर और रिसर्चर बन चुकी थी। वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ उसके साथ श्वान भी खड़ा रहता है। लोगों को लगता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। फिर प्रेजेंटेशन के बाद श्वान फिर से शू से शादी की बात करता है, लेकिन शू अपनी पहली शादी की वजह से अब अंदर से टूट चुकी थी। श्वान कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब शू को उसकी दादी की बात याद आती है। वो उससे कहती है कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो तुम्हें उससे शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। फिर आखिरकार शू मान जाती है और उसे शादी के लिए हाँ बोल देती है। तब श्वान अपने गॉडफादर को फोन करके शादी का इनविटेशन देता है, लेकिन उसका गॉडफादर कोई और नहीं बल्कि जैन होता है। एक्चुअली में जैन ने श्वान की पढ़ाई स्पॉन्सर की थी और उसे डॉक्टर बनाने में भी हेल्प की थी। जब श्वान अपनी फियांस को जैन से मिलवाता है, तब जैन के सामने शू आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। जैन को तो यकीन ही नहीं होता कि शू जिंदा है। तब श्वान शू को बताता है कि यही मिस्टर जैन हैं जिन्होंने मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर करवाई थी। शू से कहती है कि इतने बड़े बिजनेसमैन होकर आपने हेल्थ केयर में इतना पैसा क्यों लगा दिया। तब श्वान बताता है कि मिस्टर जैन ने ये सब अपनी मर चुकी वाइफ का सपना पूरा करने के लिए किया था, जो कभी डॉक्टर बनना चाहती थी। शू कहती है तो आपकी वाइफ की डेथ कैसे हुई थी। श्वान उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये कैसे सवाल कर रही हो। जैन कहता है कि कोई बात नहीं और वो उन दोनों को शाम के डिनर के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद वो उसे पंडित से बात करता है। पंडित उसे बताता है कि उस पर लगा हुआ श्राप अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जैन कहता है कि अगर मैं अब शू के पास दोबारा जाऊं तो क्या उसे कोई नुकसान होगा। पंडित कहता है कि अब शू को कोई भी खतरा नहीं है। जैन कहता है कि जब किस्मत ने तुम्हें दोबारा मेरी जिंदगी में लौटा दिया है तो मैं इस बार तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। फिर वो अचानक श्वान के घर पर पहुंच जाता है। श्वान कहता है कि आप अचानक यहाँ कैसे आ गए। जैन बताता है कि शू जब वेंडर्स ट्राई कर रही थी तो अपनी रिंग वहीं भूल गई थी, इसलिए मैं उसे वापस देने आया हूँ। वैसे भी मुझे प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए सोचा कि साथ में खाना भी हो जाएगा। पर शू को उसका खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि इतने बड़े आदमी को उनके जैसे आम लोगों के घर में आकर तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी। लेकिन श्वान उसे रोक देता है और कहता है कि मेहमान घर तक आए हैं तो हमें उनका वेलकम करना चाहिए। इसके बाद खाना चल ही रहा होता है कि जैन अचानक बिजनेस की बात छेड़ देता है। वो श्वान को बताता है कि उसके म्यांमार वाले प्रोजेक्ट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली है। वो चाहता है कि श्वान वहाँ जाकर सब कुछ हैंडल करे, लेकिन श्वान कहता है कि अगर मैं म्यांमार चला गया तो शायद 3-4 साल बाद ही मेरा वापस आना होगा और मैं शादी करने वाला हूँ। अगर मैं इतने सालों के लिए चला गया तो शू का ध्यान कौन रखेगा। तब जैन कहता है कि जवान लोगों को पहले अपना फ्यूचर देखना चाहिए और रही बात शू की तो मैं उसका ख्याल रख लूंगा। ये बात सुनते ही शू बहाना बनाती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वो खाना छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। तब जैन भी उसके पीछे चला जाता है और उसे किस करने लगता है। शू कहती है कि आखिर तुम मेरी जिंदगी से क्यों नहीं चले जाते। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि किसी और को बचाया जा सके, और शादी के दिन से लेकर मेरी प्रेगनेंसी तक क्या तुम बस उसी दिन का इंतजार कर रहे थे जब मैं मर जाऊं। जैन उसकी बातें सुनकर बिल्कुल टूट जाता है और कहता है कि सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन उस वक्त मैं खुद अपने दिल को समझा नहीं पाया था। शू कहती है कि तुम कितने बेशरम हो, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद। तब जैन एक डील रखता है और कहता है कि वो श्वान को म्यांमार जाने से रोक सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारा 1 साल चाहिए। इस साल के दौरान तुम श्वान से बिल्कुल शादी नहीं करोगी, क्योंकि मैं इस साल पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम मुझसे फिर से प्यार करने लगो, और अगर 1 साल के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं बदला तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। तभी श्वान कहता है कि क्या बात हो रही है। शू कहती है कि जब अगले महीने हमारी शादी होगी तो मैं तुम्हारे गॉडफादर को हमारी शादी का गवाह बनाना चाहती हूँ। ये सुन के जैन को गुस्सा आ जाता है।
कुछ दिनों बाद शू को उसकी टीचर बताती है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है और एक बड़े इन्वेस्टर ने उसमें 1 बिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला किया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें बाहर जाकर मीटिंग अटेंड करनी होगी। ये सुनकर शू को थोड़ी राहत मिलती है। वो सोचती है कि अगर मैं बिजनेस ट्रिप पर चली जाऊंगी तो कुछ दिनों के लिए जैन से दूर रह पाऊंगी और शायद वो मेरा पीछा भी छोड़ दे। उधर शुआन ने क्लब में जैन से मिलने पहुंचता है। वहाँ गलती से एक लड़की उसे टकरा जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें न्यूज में देखा है, तुम तो टीवी से भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। और वो उससे फोटो लेने और नंबर एक्सचेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन शुआन सीधे मना कर देता है और कहता है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। थोड़ी देर बाद जैन उससे कहता है कि क्या तुमको ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है। शुआन कहता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरी फैन थी और हम दोनों सिर्फ बात कर रहे थे। तब जैन जानबूझकर उसके दिमाग में नए ख्याल डालने लगता है। वो कहता है कि जवान कपल में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं और जब कोई आदमी कैरियर बनाने के लिए बाहर निकलता है तो उसकी जिंदगी में फीमेल फ्रेंड का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। साफ था कि जैन धीरे धीरे शुआन को शू से दूर करने की प्लानिंग कर रहा था। दूसरी तरफ शू जब एयरपोर्ट से होटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि रिजर्वेशन जैन के नाम से हुआ था। उसके होश उड़ जाते हैं। जब उसे रूम का कार्ड दिया जाता है तो उसका रूम और जैन का रूम बिल्कुल आमने सामने होता है। अब शू को पूरी तरह समझ आ गया था कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि जानबूझकर की गई प्लानिंग थी। वही शुआन को एक आदमी अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। शुआन उसे मना करते हुए कहता है कि वो सिर्फ जैन के लिए काम करेगा। तब वो आदमी उसे इशारों इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि जैन के आसपास जो दिख रहा है कहानी उससे काफी अलग है, लेकिन शुआन उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाता। इसके बाद सब लोग मीटिंग के बाद एंजॉय कर रहे होते हैं और ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं। जब शू की बारी आती है तो सब उसे चैलेंज देते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर मिस्टर जैन के हाथ की रिंग उतरवा कर दिखाओ। शू पूछती है कि आखिर उस रिंग में ऐसी क्या खास बात है। तब वहाँ मौजूद लोग उसे बताते हैं कि सालों से किसी भी औरत को जैन के करीब आने का मौका नहीं मिला। उसने अपनी मर चुकी वाइफ से वादा किया था कि वो कभी अपनी वेडिंग रिंग नहीं उतारेगा। पिछले 6 सालों से जैन रोज टाइम पर ऑफिस से निकल जाता था। वो इतनी बड़ी दौलत होने के बाद भी नए कपड़े तक नहीं बनवाता और आज भी वही खाना खाता है जो उसकी वाइफ को पसंद था। उसके दिल में आज भी उसकी वाइफ जिंदा है और वो उसे कभी भूल नहीं पाया। ये सब सुनकर शू का दिल बिल्कुल हिल जाता है। वो समझ नहीं पा रही होती है कि जिस आदमी को वो इतना नफरत करती है उसने इतने सालों तक उसकी यादों को संभाल कर क्यों रखा। इसी दौरान जैन भी काफी ज्यादा पी चुका होता है। शू उसे घर छोड़ने का फैसला लेती है। रास्ते में वो सेक्रेटरी से कहती है कि जैन ये सब क्यों कर रहा है। असिस्टेंट बताता है कि 20 साल पहले एक मंदिर में एक छोटी लड़की ने मिस्टर जैन की जान बचाई थी। उस दिन के बाद से मिस्टर जैन उस लड़की को कभी भूल नहीं पाए, लेकिन शाओ और लैंग फैमिली ने उन्हें गलत सच बताया। सालों से मिस्टर जैन को लगता था कि उनकी जान बचाने वाली लड़की लैंग थी, पर आपके एक्सीडेंट के बाद उन्हें ऐसी सच्चाई पता चली कि जिस लड़की ने उनकी जान बचाई थी वो लैंग नहीं थी बल्कि आप थी और जिस औरत से वो सच में प्यार करते थे वो आप ही थी। इसके बाद नशे में धुत जैन को अपने रूम का कार्ड नहीं मिल रहा होता है। शू उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो नशे में उसे किस करने लगता है। तभी शुआन बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। शू उससे कहती है कि जैन बुरी तरह से नशे में है, तुम इन्हें रूम में ले जाओ ताकि आराम कर सके। जब शू अपने रूम में आती है तो वहाँ नाइटी रखी हुई होती है। वो शुआन से कहती है कि तुमने ये सब क्यों खरीदा, हमने तो पहले ही डिसाइड किया था कि शादी से पहले कुछ भी नहीं करेंगे। शुआन कहता है कि मैं भी एक आदमी हूँ और मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। इस मामले में तुम हमेशा दूरी क्यों बनाती हो, क्या तुम मुझसे प्यार भी करती हो या नहीं। और वो उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ जैन को एक हैंगओवर सूप दिया जाता है। जैन कहता है कि शो अभी कहाँ है। सेक्रेटरी कहता है कि वो तो शुआन के साथ रूम में है और वो रूम लॉक है। ये सुनकर जैन को गुस्सा आ जाता है और वो शू के रूम की चाबी मंगवाता है। उधर शू शुआन से कहती है कि वो अभी मेंटली रेडी नहीं है। ये सुनकर शुआन का चेहरा उतर जाता है और वो शावर लेने चला जाता है। तभी जैन शू के रूम में पहुंच जाता है जहाँ शू को कपड़े ठीक करते हुए देखकर वो अपनी गन निकाल लेता है। शू से रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो जानती है कि इस बंदूक में गोली नहीं होती, लेकिन अगले ही पल जैन गोली चला देता है। वो शू से पूछता है कि क्या तुम शुआन के साथ सो चुकी हो। शू कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन जैन उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगता है कि क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो। शू कहती है कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, जो हमारे बीच था सब कुछ अब खत्म हो चुका है, अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। जैन कहता है कि तुम्हें
तुम्हें अपनी दादी के बारे में सोचना चाहिए। तब शू का गुस्सा फट पड़ता है। वो कहती है कि इतने सालों बाद भी तुम वही पुराने घटिया तरीके इस्तेमाल कर रहे हो। जैन कहता है कि मुझे कोई और तरीका आता ही नहीं है। आखिर में शू थककर उससे सिर्फ इतना कहती है कि अब हम दोनों को दोबारा कभी नहीं मिलना चाहिए। कुछ देर बाद वो श्वान से कहती है कि मैं शादी को और डिले नहीं करना चाहती, जितनी जल्दी हो सके मैं शादी करना चाहती हूँ। श्वान उसे तुरंत हाँ कर देता है। इसके बाद जैन लगातार शू को ढूंढने की कोशिश करता है। उधर शू और श्वान की शादी की तैयारियां चल रही होती है। शू कहती है कि मैं अब थक गई हूँ और अपने रूम में जाकर मेकअप उतारना चाहती हूँ। जैसे ही वो रूम में आती है तो जैन अचानक उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि आज रात तुम्हारा होने वाला हस्बैंड किसी और औरत के साथ होगा। शू उससे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, इतने सालों से मैं श्वान को जानती हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जैन कहता है कि अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाऊंगा और अगर मैं जीत गया तो आज की रात मेरी रात होगी। दूसरे श्वान से वही पुरानी लड़की टकरा जाती है। वो कहती है कि आज तुम्हारी शादी है, अब शायद मुझे तुमसे मिलने का मौका ना मिले। वो चाहती है कि श्वान उसके कपड़ों पर अपना ऑटोग्राफ दे। श्वान कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा। फिर वो लड़की आगे बढ़कर कहती है कि जो चीजें तुम्हारी वाइफ नहीं दे सकती वो मैं दे सकती हूँ। तब श्वान खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और उस लड़की के साथ रोमांस करने लगता है। तब शू भी ये सब देख लेती है। वो जैन से कहती है कि अगर वो कैरेक्टरलेस है तो तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। तब जैन उसे बताता है कि इन 6 सालों में मैंने कभी किसी लड़की के साथ रिलेशन नहीं बनाया। ऐसा बोल के वो उसे किस करने लगता है। सुबह मीडिया वाले श्वान के रूम में घुस जाते हैं। शू जैन से कहती है क्या ये सब करना जरूरी था। जैन कहता है कि उसने मेरी वाइफ को छूने की हिम्मत की थी, उसके साथ तो यही होना चाहिए था। जिस पर शू से कहती है कि उस दिन मेरे और श्वान के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। जैन कहता है कि अगर वो श्वान के लिए सिफारिश करेगी तो उसका नुकसान और बढ़ सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। उधर श्वान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो अपने प्रिंसिपल को बार बार समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसका प्रिंसिपल एक भी बात नहीं सुनता। स्कूल मैनेजमेंट ने भी फैसला कर लिया होता है कि उसे नौकरी से निकाला जाएगा। तभी उसे वो अनजान आदमी का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ पहले जैन की वाइफ थी और जिस लड़की ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी वो कोई तुम्हारी फैन नहीं थी, बल्कि वो जैन की एम्प्लॉय थी और काम खत्म होते ही उसे बहुत बड़ा इनाम दिया गया और इस देश से बाहर भेज दिया गया। ये सब सच जानकर शॉन पूरी तरह से हिल जाता है। वो शू के पास आकर कहता है कि मैंने चीट नहीं किया, बल्कि जैन ने मुझे फंसाया था, इसी ने उस लड़की को भेजा था। तब जैन के गार्ड उसे पकड़ कर ले जाते हैं। शू गुस्से में उससे कहती है तो तुमने ही मेरे रिश्ते को बर्बाद किया। जैन कहता है कि मैंने उसे कपड़े उतारने के लिए फोर्स नहीं किया था। तुम्हें तो मेरे शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें शादी के दिन उस इंसान का असली चेहरा दिखाया। दूसरी वही फोन वाला आदमी श्वान के पास आ जाता है और उसे बताता है कि मैं जैन का चाचा हूँ। मेरा मकसद जैन और शू को हमेशा के लिए खत्म करना है। बदले में मैं तुमको जो चाहे वो दे सकता हूँ। श्वान कहता है तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। इसके बाद जैन की गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। कुछ लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं। तब जैन बाहर निकलकर उन लोगों को मारता है लेकिन शू गाड़ी में फंस जाती है क्योंकि कार का लॉक किसी ने हैक कर लिया था। तब जैन को उसके चाचा का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि कार की टंकी में टाइम बम रखा है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड है वरना बम फट जाएगा। अगर तुम अपनी जान दे दो तो हम बम को डीएक्टिवेट कर देंगे जिससे तुम्हारी वाइफ की जान बच जाएगी। जैन कहता है कि ठीक है, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे लोग तुम्हारे घर और कंपनी की डिटेल निकाल कर तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और वो अपनी जान देने लगता है। शू रोकर उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी सेक्रेटरी कहता है कि हमने आपके चाचा को पकड़ लिया है और बॉम्ब भी डीएक्टिवेट हो गया है। ये सुनते ही जैन खुशी से बेहोश हो जाता है। इसके बाद जैन की चोटें भी ठीक हो जाती हैं। पर शू से कहती है कि मुझे एक अब्रॉड यूनिवर्सिटी से ऑफर मिला है, मैं कल ही निकल रही हूँ। जैन कहता है तो तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, मुझे पता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। इस बार फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। अगर कभी तुम्हारा वापस आने का मन करे तो याद रखना मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। पर शू बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं खत्म हो जाता है।